साथियों नमस्ते। आज कैबिनेट के जो 3 फैसले हैं बड़े, वो सब आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला फैसला साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक नई सोच अपने को दी है, विरासत भी विकास भी। हम अपनी विरासत पे गौरव करें और साथ ही साथ उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डेवलप करने का भी प्रयास करें। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। केदारनाथ रोपवे, अगर आप केदारनाथ जी का ये एक स्केच है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रैकिंग का रास्ता है। ये ट्रैकिंग का रास्ता मंदाकिनी जी के साथ साथ है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहाँ पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए 4 धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। पिछले साल करीब करीब 23 लाख श्रद्धालु भक्त केदारनाथ जी पे गए थे, दर्शन के लिए गए थे भक्ति के भाव में। और ये प्रोजेक्ट जब बनेगा, इसका जो टोटल टाइम लगता है आज, वो टाइम सब्सटेंशियली कम हो जाएगा और आज जो 2 महीने के आसपास श्रद्धालु जा सकते हैं वो टाइम पीरियड काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। अगर आप देखें इसमें पर्वतमाला परियोजना, ये पूरे प्रोजेक्ट का इस तरह के और भी कई प्रोजेक्ट्स लिए गए जिनका एक नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। रोपवेज के प्रोग्राम्स का नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंतर्गत एक नई कंपनी बनी है, उस कंपनी की जिम्मेदारी दी है। और एक प्रोजेक्ट आपकी जानकारी में होगा, वाराणसी में भी एक प्रोजेक्ट इस कंपनी ने टेकअप किया था। ये 12.9 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनेगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, ये NHAI की सब्सिडरी है, इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर से बनेगा। अभी जो रास्ता है उस रास्ते में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट की डिटेल से आप फोटो ले सकते हैं और वैसे तो आपके साथ PPT शेयर भी किया जाता है हमेशा, लिखने में आपको सुविधा रहेगी, इसीलिए एक साथ सारे डिटेल्स यहाँ पे रख दिए। जो बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है, दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। इसमें 3 केबल होते हैं एक साथ। 3 केबल में एक केबल हॉलेज का काम करता है, 2 केबल उसको सपोर्ट करते हैं पूरे गंडोला का। और जो गंडोला है वो अपने आप में एक मिनी बस जैसा है। 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, उसमें 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, ऑलमोस्ट लाइक एक छोटी सी बस के जैसा है। अच्छा, बहुत स्मूथली, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। दुनिया के जो जाने माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, ऑस्ट्रिया के और फ्रांस के, उन लोगों के साथ मिलके इसको पूरे को डिज़ाइन किया गया है। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो दिव्यांगजन हैं और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं,
उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी मेजर ये एक बेनिफिट इससे निकलेगा। मैं आपके सामने एक लास्ट पॉइंट, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा कि कैसे एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बने। तो उत्तराखंड सरकार ने रोपवेज के लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाया है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो उस फ्रेमवर्क के तहत इसका कंप्लीट ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा। दूसरा प्रोजेक्ट इसी कड़ी में है, विरासत भी विकास भी का हेमकुंड साहिब का रोपवे। हेमकुंड साहिब भी अपने उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं, गोविंद घाट एक बेस कैंप है। गोविंद घाट से एक रास्ता बद्रीनाथ जी की तरफ है और एक रास्ता घांगरिया होते हुए वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। ये पूरा उसका स्केच एक आपके लिए एक सरल तरीके से बनाया गया है, जिससे कि आसानी से लोकेशन ढंग से समझ में आ सके। काफ़ी सारा हिस्सा ट्रैकिंग का होता है। जब गोविंद घाट का बेस कैंप है, वहाँ से घांगरिया जाना और घांगरिया से आगे हेमकुंड साहिब जाना या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाना, दोनों को ट्रैकिंग से करना पड़ता है। और ये ट्रैकिंग का जो टाइम है और एफर्ट है, वो अपने आप में बहुत एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है। और हेमकुंड साहिब की जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, वहाँ पे माना जाता है कि हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पे तपस्या की थी, वहाँ पे साधना की थी, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और वैली ऑफ फ्लावर्स तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, आप सब जानते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स कितनी प्रसिद्ध है दुनिया में। तो ये दोनों जगह को इस प्रोजेक्ट से बहुत एक सिग्निफिकेंट हमारे देश भर से श्रद्धालु भक्तों को, टूरिस्ट को, सबको जाने का बड़ा मौका मिलेगा। एक और प्रसिद्ध बात है कि हेमकुंड साहिब में भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने भी साधना हेमकुंड साहिब में की थी, ऐसा भी सब जगह माना जाता है। अब जिस तरीके से अभी हेमकुंड साहिब में जैसे पिछले साल करीब करीब 1,77,000 लोग गए, और जितना लोगों को जाने में इंटरेस्ट है, उससे लगता है कि ये प्रोजेक्ट के होने के बाद में 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। ये प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स हैं जो कि आपको पीपीटी के साथ दे दिए जाएंगे। हाँ, पीपीटी सबके साथ शेयर करते हैं ना हम। मेजर जो होगा वो आप देखो, जो आज वो थोड़ा गलत लिख दिया, 4 to 5 डेज है, सॉरी माय बैड, मेरी मिस्टेक है। 4 to 5 डेज की जगह 10 घंटे में नहीं, वो 10 घंटे हो जाएगा, राइट। आपको ज़्यादा इजीली समझ में आया, ठीक है, गुड। तो 10 घंटे के आसपास का टोटल दर्शन इसमें होना संभव हो जाएगा, जो आज 4 से 5 घंटे ही हो पाता है। अफोर्डेबल रहेगा, बहुत एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टाइम रहेगा। और जैसा केदारनाथ जी में लगता है कि बहुत लोगों को जाने में सुविधा होगी, यहाँ पर हेमकुंड साहिब में भी जाने को लोगों को बहुत सुविधा होगी। ये आपके लिए एक समरी बनाई है। अब तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स लिए गए, उन सब प्रोजेक्ट्स की एक समरी, करीब करीब 4 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट्स अप्रूव हुई है जून के रिजल्ट के बाद में की कैबिनेट्स में। ये सारे तो अपना एक सिग्निफिकेंट देश भर में बेनिफिट होता है इससे। थर्ड प्रोग्राम है फार्मर्स वेलफेयर, किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रतिबद्ध है, और आपने देखा है सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं, एक के बाद एक फैसले लिए गए जिससे कि किसानों के जीवन में बड़ा सुधार आए। आज एक फैसला लिया गया है लाइव स्टॉक की हेल्थ से रिलेटेड। ये 3,880 करोड़ का
जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 4 मेजर डिजीजेस, जिनमें 2 का नाम यहाँ पे लिखा है जो बहुत बड़े डिजीज़ हैं, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस। इसके अलावा 2 और डिजीज़ होते हैं, वो चारों इसमें कवर्ड है। और इन चारों से कैसे देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, वो इस प्रोग्राम का एम है। इसका जो मेजर थ्रस्ट रहेगा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू रहेगा। और वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम अब तक चला है उसके बेनिफिट्स बहुत आए। मैं आगे वाली स्लाइड में आपको कंप्लीट बेनिफिट्स और अब तक के अचीवमेंट्स दिखाऊंगा। पहला वैक्सीनेशन, दूसरा मोबाइल वेटनरी यूनिट, जिससे कि किसानों के दरवाजे पे एट द डोर स्टेप बेसिक फैसिलिटीज़ मिल सके। और तीसरा हुआ एक भारत पशुधन पोर्टल बनाए जिसमें लाइव मॉनिटरिंग हो सके कि वैक्सीनेशन हुआ, नेक्स्ट वैक्सीनेशन का टाइम फ्रेम क्या आएगा, कैटल पे जियो टैग लगा के एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में, इससे जैसा कई विकसित देशों में होता है उस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आएगा जेनेरिक मेडिसिन्स, जो हाई क्वालिटी की जेनेरिक मेडिसिन्स हैं, जैसा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है वैसा ही इसमें पशु औषधि योजना बनाई गई है, जिससे कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन्स दिए जा सके। और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो किसान समृद्धि केंद्र बने और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके जरिए से, उनके माध्यम से पशु औषधि का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एक और बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया है कि हमारी इस 3-4 साल पुरानी सभ्यता में पशुधन को रखने का, एनिमल हस्बेंड्री के बहुत एक अच्छे तरीके से एक वेल स्टैब्लिश सिस्टम हुआ करता था। दैट ट्रेडिशनल नॉलेज नीड्स टू बी रिवाइव्ड। उस ट्रेडिशनल नॉलेज को फिर से एक नए तरीके से साइंटिफिक वे में एग्जामिन करके, चेक करके, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसीलिए इसमें, इस प्रोग्राम में जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो हमारे एथनो वेटनरी मेडिसिन्स हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, वेटनरी मेडिसिन्स, उन सब का भी प्रमोशन, उन सबको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना, उनके रिलेटेड जितने भी ओरल ट्रेडिशन से हो, लिखित ट्रेडिशन से हो, जो डॉक्यूमेंटेशन आए उन सबको ढंग से प्रॉपर्ली एक तरीके से इस्टेब्लिश करना। जो अभी तक काम हुआ है लाइव स्टॉक हेल्थ में, उसका एक डिटेल ये समरी है। मेजरली बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे 3rd, 4th, 5th राउंड ऑफ वैक्सीनेशन तक लेवल पहुँच गया है। एंड देयर आर टुडे 9 स्टेट्स, जिनको कहा जा सकता है दे कैन सून बिकम एफएमडी फ्री जोन्स। ये 9 स्टेट्स के नाम यहाँ पे रखे हुए हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र। ये सब इस स्टेज पे आ गए इनके अच्छे काम के कारण कि नाउ दे कैन वेरी सून बिकम एफएमडी फ्री जोन्स। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान आज वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट, प्रोबेबली द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है मिल्क प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है ऑलरेडी। सो बीइंग एफएमडी फ्री and having a very systematic and very well documented vaccination program that will help us export the milk products and milk in a significant way. इससे, इस पूरे प्रोग्राम से किसानों के जीवन में और इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो सीरीज ऑफ फैसले लिए हैं किसानों के लिए, उसकी पूरी आपके सामने समरी है। एमएसपी से लेके साइंटिफिक इनपुट्स, बीमा से लेके फर्टिलाइज़र, नए तरह के प्रोडक्ट से लेके मिशंस, सब मिला के करीब करीब 6 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोग्राम्स प्रधानमंत्री जी की 3rd टर्म में ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। 6 लाख करोड़। साथियों बहुत धन्यवाद। आज आपके लिए होली के हिसाब से कुछ गुजिया और कुछ होली के
हिसाब से कुछ रखा गया है, तो सब आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आप सबको होली की शुभकामनाएं एडवांस में। Thank you, sir. The floor is open for questions. So start from 121. Sir, no. लास्ट में आए बाद अपना में देना अपना इनको परिचय दे। Sorry, sir. कहेंगे तो I can take ask the last. I'm Deepak from Times of India, sir. About these two ambitious project of Kedarnath Badrinath. If you recall, the Prime Minister laid the foundation stone in 2022 October. The cost was much less. Why you took such a long time for a government which believes in scale, speed, and skill? जो 60 साल में नहीं होता था ना, वो आजकल 6 साल 5 साल में होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और इसमें जो टेक्नोलॉजी, सारे सर्वेज, अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जो वैलीज होती है दीपक, वैली में एक विंड का जो फोर्स होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। देयर इज़ अ प्रिंसिपल कॉल्ड बर्नौली प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के कारण जब भी कोई बहुत नैरो एरिया से विंड जाती है तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ये जैसे आपने कश्मीर में चिनाब ब्रिज में भी देखा। नॉर्मली जहाँ विंड की स्पीड जितनी होगी उससे 3 गुना विंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से प्लान करना भी हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा गुण है। अवगुण बहुत देखता है दीपक। 238. चैनल से जब ये केदारनाथ का प्रोजेक्ट आया और जब चर्चा में आई थी, तो बहुत ज़्यादा एतराज़ जो घोड़ा खच्चर वाले और स्थानीय जो दुकानदार थे उनकी तरफ से हुआ था कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, साल भर के लिए तो हम यही काम करते हैं। तो क्या जब ये तैयार हुआ है तो उन लोगों को ध्यान में रखा गया है कि उनके पुनर्वास के लिए, रोजगार के लिए कुछ होगा? गया है और बहुत इम्पोर्टेंट होगा जिस तरीके से उनके इनकम में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा। और उत्तराखंड की राज्य सरकार ने लगातार उनके साथ संवाद किया है और लगातार उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखा गया है। 39. Sir, I'm Archis from Business Standard. While it's laudatory to make it easier for more and more people to do pilgrimage, there are concerns about environmental damage to our hills. Any assessment that's been made? बहुत proper environmental assessment किया गया है, and that is one of the reasons why it took so long, because everybody had to be consulted. This is a project which required so much consultation with the people who are currently providing the services, how their livelihood will actually improve. उन सबको ध्यान में रखा गया है। कितने लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं, that has been taken into consideration. What are the actual holding areas available? उन सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। 198. सर मैं कमलेश हूँ लाइव टाइम से। सर ये कब तक दोनों रोपवे पूरा हो जाएगा, कोई टाइम ड्यूरेशन है इसका? इनके टोटल कंस्ट्रक्शन का टाइम 4 to 6 years है। 227. Hi, good afternoon, sir. Ashmit from CNBC TV 18. Sir, just a couple of questions, sir. With respect to the vaccination program for livestock, can you give us some indications as to what the spread is likely to be in terms of which states, any estimates in terms of total number of cattle heads that you seek to cover in a certain period of time? Now, one. And two, given that India is such a large exporter of milk and dairy products, is there any impact that is likely to be felt on account of the global tariff war that we're beginning to see spread out across major geographies? This program is for the entire country. This will cover all the states which are participating in it, and the state governments play a major role. The states which are very proactive, obviously they'll have much more use of this program. And second, when the production increases and the certifications are in place, obviously this will create opportunities for exports. And today, the Indian agricultural exports, they are well established, they are well recognized. So I don't see too much of a tariff thing at this point of time. Let the program evolve in the next 2 to 3 years. That is when this, your second question can be answered properly. 9. So this is Sanjeev Chopra from PTI.
On this Kedarnath project, I just wanted to know what is the amount of the number of pilgrims that will finally, once this project is on, what will be the number of pilgrims, if you've calculated, how many will be there, can visit the shrine? And are there any upgradation facilities for patients, any upgradation around the shrine? Kedarnath will be designed for 36 lakh pilgrims per season. Season is of 6 months. And the project is today practically one of the most advanced projects, and 36 persons is probably the biggest gondola. Biggest है ना, इससे भी बड़े होते हैं, इससे बड़े होते हैं, पर अपने इसको 36 में environment and so many considerations have to be taken into account to freeze the final number. So this has been designed for 36 lakh pilgrims. Yes, of course. That is an ongoing thing. That is ongoing thing. 140. हेलो सर नमस्कार। प्रदीप सर, टोटल न्यूज़ से। सर, सवाल ये है कि लीगल फ्रेमवर्क की जो बात की गई है उसमें कंपनियों पर ही ये लीगल फ्रेमवर्क एड्रेस करेगा, या इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, अगर ये थोड़ा विस्तार से बता सकें। रोपवे वाला लीगल फ्रेमवर्क की जो बात की गई है उसमें कंपनियां मेंटेनेंस वाली जो शामिल की गई हैं, इसका थोड़ा विस्तार से अगर बता दें, इसमें क्या क्या मेन रहने वाला है। लीगल फ्रेमवर्क में ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, मेंटेनेंस की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मेंटेनेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, सेफ्टी के क्या पॉइंट्स होने चाहिए, सेफ्टी के चेक्स क्या होने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें लीगल फ्रेमवर्क में आती है। 24 at the back. Sir, I'm Tuesh from Economic Times. Sir, you've mentioned the total outlay for these projects. How much of it will be government contribution and how much of it is expected from PPP? And also, what kind of role will private players play in both these projects? Both these projects are PPP projects, and finally it will depend upon how the bids are structured. So that is the time when you will get the answer, how much government contribution will be there. The kind of developers who are taking interest, there are basically two types of developers who are taking interest in it. One is the technology providers, and there are 3 or 4 major technology providers throughout the world. They are all interested in both these projects. Then there are Indian companies which are very good at construction in such difficult circumstances. 198. अश्विनी जी इधर से, रविंद्र सिंह जी न्यूज़ से। केवल एक चीज़ जानना है सर कि ये जो रोपवे बनाने वाली कंपनी होगी, जिसका आपने नाम भी शायद बताया केदारनाथ के लिए, क्योंकि हम लोग गए हैं, आप भी गए हैं, कई लोग गए हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट और जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी डेंजरस माना जाता है। वैसे हालत में जो रोपवे बनाने वाली कंपनी का क्या कोई इतिहास है इस तरह के रोपवे बनाने का ऐसे हालात में? हाँ बिल्कुल। कौन सी कंपनी है सर? बिल्कुल टेक्निकल, वो तो अभी बिड से निकलेगा ना, सोल्यूशन जो फाइनली सिलेक्शन होगा वो तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, लेकिन जो कंपनियों को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उसमें, उन्हीं लोगों को ही इसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। 3. सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। सर, जिस तरीके से ये हमारी धार्मिक जो परंपराएं हैं उसके लिए तो ये मील का पत्थर होगा, लेकिन पर्यटन के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी उम्मीद है इस प्रोजेक्ट के आ जाने से, कितना बढ़ेगा इस क्षेत्र में? डेफिनेटली धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा उस एरिया को बूस्ट मिलेगा डेफिनेटली। जैसा मैंने आपको बताया, समय कितना बचता है, आसान कितना हो जाता है, और कितने ज़्यादा लोग जा पाएंगे, और उसमें भी लोग उतने ही लेके जाने चाहिए जितने की वहाँ पे कैपेसिटी है। जैसा एक साथी ने भी पूछा था प्रश्न, तो उस हिसाब से सब सोच के ही बनाया गया। 107. आज प्रश्न खूब हैं। सर, दीपक रंजन, पीटीआई वीडियो सर्विसेज से। सर, आपने बताया कि कैबिनेट ने लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसमें ज़्यादा थ्रस्ट है वैक्सीनेशन, पशुधन के वैक्सीनेशन पे,
लेकिन सुदूर इलाकों में जो वेटरनरी यूनिट्स हैं उनकी काफ़ी कमी है, तो क्या इस प्रोग्राम में उसको दूर करने का कुछ इस तरह का खाका है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसीलिए मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का भी इसमें प्रोविजन किया गया है। 196। सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। एक आपने कहा कि 36 लाख लोग जाएंगे केदारनाथ रोपवे से। सर एक चिंता रही है एक्सेसिव फुटफॉल की सर ऐसी जगहों पर, तो इसके साथ साथ जो अभी जो नॉर्मल रूट है वो भी तो चलता रहेगा शायद। इसीलिए जो पहले भी संजीव ने पूछा था क्वेश्चन कि एनवायरमेंटल स्टडी, वहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, इन सब को ध्यान में रख के ही फाइनल डिज़ाइन किया गया है। 209। मैं प्रशांत हूँ सर, न्यूज़ 24 से। आप इजाज़त दें तो इससे अलग एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। कैबिनेट से बाहर कुछ नहीं कि रेलवे में फिर एक नई चुनौती आ रही है होली के त्यौहार की। बाहर कुछ नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, नाउ 203। अच्छा आप हैं, ठीक है, सेकंड लास्ट। हेलो सर, मैं अजय हूँ सकाल न्यूज़पेपर से। ये रोपवे के प्रोजेक्ट से जो आम यात्री वहाँ पे जाएगा उसकी यात्रा की कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? डिपेंड करता है आज कितनी कॉस्ट है। नेक्स्ट आप लास्ट इनको दीजिए। 20। सर मैं सुजीत ठाकुर हूँ दैनिक भास्कर से। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो केदारनाथ वाला आपने बताया और हेमकुंड साहिब वाला बताया, तो क्या सरकार की ये मंशा है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, पिलग्रिमेज के लिए ये एक अलग पार्ट है हो ही रहा ना सुजीत जी, जाके देखो ना दैनिक भास्कर को कभी कोई पॉजिटिव चीज़ दिखेगी? नहीं, मैं तो एक पूछ रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और, जैसे रहने की व्यवस्था है वहाँ पर, खाने की व्यवस्था है, तमाम तरह की व्यवस्था। ठीक, आई थिंक बहुत धन्यवाद। थैंक यू।